हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक गद्यांश की प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हिंदी में जैसे बच्चों के पेपर में आता है कि ये गद्यांश दे दिया जाता है और उससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उसी की प्रैक्टिस के लिए मैं एक आपके लिए गद्यांश लेकर के आई हूँ। बहुत अच्छा सा है। ये क्लास 3rd, 4th और 5th क्लास के लेवल का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। ठीक है, ऊंट रेगिस्तान में रहता है। पहले हम क्या करेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे ताकि हम प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे पाएँ। ऐसे ही आपको करना होता है। पहले अच्छे से गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे, फिर समझते हुए उसको फिर आंसर करेंगे, तब फिर से उसके अंदर देखेंगे हम गद्यांश के अंदर। क्योंकि आप सब बच्चों को पता है कि जब भी हम गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो क्या करते हैं, गद्यांश में से ढूंढ ढूंढ करके उनको लिखना होता है। तो मात्रा की गलतियां बच्चे नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, कोई भी मुश्किल शब्द है वो आपको गद्यांश में से देख लेना है। जैसे देखिए, ऊंट रेगिस्तान में रहता है। रेगिस्तान सभी बच्चों को पता है। जैसे हमारे इसमें भारत देश में राजस्थान में जो बालू रेत मिट्टी वाले जो हैं पठार, उनको बोला जाता है रेगिस्तान। ठीक है, ऊंट की कुबड़ में चर्बी का ढेर होता है। देखिए, जैसे ये ऊंट है, ऊंट के ऊपर का जो हिस्सा है ना, उभरा हुआ हिस्सा जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका कुबड़ बोला जाता है इसको। ठीक है, इसमें चर्बी का ढेर होता है जो ऊंट को बिना खाना खाए लंबे समय तक जिंदा रखने में मदद करता है। देखिए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, हमें खाने से एनर्जी मिलती है। वो कैसे मिलती है, खाने को वो हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर देती है एनर्जी में। ऐसे ही ऊंट क्या करता है, ऊंट जब खाना खाता है उसकी कुबड़ के अंदर वो एनर्जी सेव होती रहती है चर्बी के रूप में। ठीक है, और वो क्या करते हैं, जब उसको लंबे समय तक अगर खाना नहीं मिलता तब भी उसको जिंदा रखने में मदद करती है। यानी कि वो वहाँ से अपने कुबड़ की चर्बी से अपनी एनर्जी लेता रहता है। जब उसे खाना मिलना मुश्किल हो जाता है तो वह चर्बी के ढेर से ऊर्जा हासिल करता रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको भी समझा ही दिया कि जब भी उसको कई दिनों तक खाना नहीं मिलता है ना, तो क्या करता है, चर्बी के उसमें ढेर में से उसकी बॉडी अपने आप उसको एनर्जी को कंज्यूम करती रहती है। ऊंट का मस्तिष्क तेज गर्मी में भी खास वजह से ठंडा रहता है। मस्तिष्क यानी कि हमारा जो दिमाग है, खोपड़ी है ना हमारी, इसके अंदर दिमाग होता है जिससे सब बच्चे सोचते हैं ना। तो ऊंट का भी ऐसा ही है, जो ये मस्तिष्क है ना, ये तेज गर्मी में भी ठंडा रहता है। ठीक है, आपको पता है राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब तेज़ गर्मी होती है ना, बाकी सारी जगह में गर्मी होगी, लेकिन ऊँट का जो मस्तिष्क होगा ना, उसका जो दिमाग होगा, वहाँ पर वो ठंडा रहता है। उसके मस्तिष्क की खासियत है कि वह रेगिस्तान की चुभती गर्मी से उसके मस्तिष्क के ऊतक को बचाता है। यानी कि देखिए, गर्मी में सिर में गर्मी चढ़ जाती है ना, जब बच्चों को सिर में दर्द हो जाता है, लेकिन ऊँट को क्या होगी, ये जब उसका मस्तिष्क में जो उसके ऊतक हैं, उसके जो अंदर की नसें हैं, उसका सिर है जो, उसको ये जो उसकी मस्तिष्क की एक बनावट ही ऐसी है कि वो जो बहुत ज़्यादा चुभती हुई गर्मी होगी ना, यानी कि बहुत तेज़ वाली चिलचिलाती धूप जब निकलती है, बहुत तेज़ की धूप जिसमें हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तो क्या होता है, तब उसके जो मस्तिष्क में उसकी जो नसें हैं, उसके जो ऊतक हैं, छोटे छोटे है ना, कोशिकाएं हैं, उनको वो बचा लेता है। यानी कि गर्मी नहीं लगने देता। बिना किसी नुकसान के ऊंट अपने शरीर से काफ़ी मात्रा में तरल पदार्थ बाहर निकाल सकता है। देखिए, जैसे हम लोग बाथरूम करते हैं ना, पेशाब करते हैं है ना, पसीना निकलता है, तो वो तरल पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। ऐसे ही क्या होता है, ऊंट बहुत ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ बाहर निकाल सकता है। ठीक है, ये ऊंट की शरीर की बनावट की खासियत है, लेकिन उसको इससे कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे हम लोगों की ज़्यादा अगर पसीना निकलेगा और अगर ज़्यादा मतलब पेशाब जाते हैं बार बार, और पानी अगर पिएंगे नहीं तो क्या हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन ऊंट के शरीर की बनावट ऐसी नहीं है। ठीक है, वो काफ़ी मात्रा में तरल पदार्थों को बाहर निकाल सकता है। तरल पदार्थ यानी लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं। ठीक है, ऊंट अपने शरीर से के तरल पदार्थ का 40% हिस्सा घातक होने की स्थिति में भी शरीर से बाहर निकाल सकता है। घातक यानी कि जब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाए ना, है ना, तब भी वो 40% जो पार्ट है उसका तरल पदार्थ का, तब भी वो निकाल सकता है। यानी कि ये उसके शरीर की बनावट है। हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ समझना है इसको कि गद्यांश में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, गद्यांश को समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि प्रश्नों के उत्तर देने आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब हम करते हैं इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर
अब मैं आपको पर्सन बोल लूँगी और साथ साथ मैं उत्तर बताऊँगी कि कैसे आपको गद्यांश में से फाइंड आउट उनको करना होता है। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है। आपको सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग हर क्लास में यही होता है कि 3rd 4th 5th में कि 5 प्रश्न आपसे गद्यांश से पूछे जाते हैं और ये आसान होता है क्योंकि आपको गद्यांश में से ही देख के उत्तर बताने हैं, तो बच्चों को इसमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ऊँट ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? तो देखिए हम क्या करेंगे, गद्यांश हमने पढ़ा था, हमने याद है हमें, लेकिन हम उस लाइन को ध्यान से देखेंगे। जैसे देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि ऊँट ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है। देखो, ऊँट की कुबड़ में चर्बी का ढेर होता है जो ऊँट को बिना खाए लंबे समय तक जिंदा रखने में मदद करता है। जब खाना मिलना मुश्किल हो जाता है तो वह चर्बी के ढेर से ऊर्जा हासिल करता रहता है। ठीक है ना, ये आ गया ना, यहाँ पे पता चल गया ना। तो देखिए इन 3 लाइनों में इसका उत्तर छिपा हुआ है। अब हमें इतना बड़ा तो उत्तर लिखना नहीं है, हमें तो 1 नंबर का उत्तर लिखना है, तो यानी कि लगभग एक सेंटेंस में। तो हम क्या लिखेंगे, ऊँट के कुबड़ में जो चर्बी का ढेर होता है, हमें पता चल गया कि वहीं चर्बी के ढेर से ही ऊर्जा हासिल करता है। ठीक है, तो आप या तो ऐसे लिख सकते हैं कि चर्बी के ढेर से ऊर्जा हासिल करता है, लेकिन ये थोड़ा उत्तर पूरा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे कि ऊँट अपने कुबड़ की चर्बी के ढेर से ऊर्जा हासिल करता है। ठीक है, अभी मैं आपको लिखवाऊंगी भी, पहले आप समझ लीजिए अच्छे से कि कैसे आपको गद्यांश में से अपने आंसर ढूंढने होते हैं। ठीक है, फिर हम इसको लिखेंगे भी। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, तेज गर्मी में भी ऊँट के शरीर का कौन सा भाग ठंडा रहता है? अब फिर से आप गद्यांश में आएंगे। देखिए हमने गद्यांश में अभी पढ़ा था कि क्या होता है, ऊँट का मस्तिष्क तेज गर्मी में भी खास वजह से ठंडा रहता है। इस लाइन में हमारा उत्तर है। ठीक है, बस आपको एक ही ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जब फ़ोन में मैं प्रिंटिंग कर रही थी, जो आधे अक्षर होते हैं ना आपके, जो जैसे रेगिस्तान में स है, यहाँ पे मस्तिष्क में स है, तो ये वाले यहाँ पर क्या है, पूरे प्रिंट करके यहाँ पे हलंत लग जाता है। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेंगे जब उत्तर लिखेंगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगी, ये बड़े अच्छे से समझते जाइए। पहले अभी आप ये देख लीजिए कि गद्यांश में से आपको कैसे उत्तर को ढूंढना होता है। ठीक है, तो ये वाली लाइन में हमारा ये उत्तर छिपा हुआ है, हम इसको लिख देंगे अच्छे से। अब हमारा अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ये देखो बच्चों को जब मैम पढ़ाती है ना, तब क्लास में ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा में बता देती है। इसका उत्तर गद्यांश में नहीं है। हम ये ऊँट के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो बच्चों को क्लास में भी बताया जाता है कि, है ना, जब ऊँट के बारे में बताते हैं कि रेगिस्तान का जहाज है, और ये आपके जीके का भी क्वेश्चन होगा, तो आपको क्या करना है, इसका उत्तर अपने आप देना पड़ेगा। हम ऊँट के बारे में पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, ऊँट से ही संबंधित कोई बात होगी, है ना। अगर आपको वैसे भी नहीं पता चलता तो आप थोड़ा सा अंदाजे से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला बड़ा आसान सा प्रश्न है ना, जीके में भी आता है, क्लास में भी टीचर जब भी ऊँट के बारे में पढ़ाता है ज़रूर बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऊँट, ये नहीं है इसमें गद्यांश में। अगला प्रश्न है कि ऊँट अपने शरीर का क्या बाहर निकाल सकता है? अब देखिए हमने पढ़ा था ना जब हम ये गद्यांश पढ़ रहे थे, जब कि ऊँट क्या करता है, ऊँट अपने शरीर से काफ़ी मात्रा में तरल पदार्थ बाहर निकाल सकता है। ये वाली लाइन है, इसमें इसका उत्तर छिपा हुआ है ना, तो तरल पदार्थ बाहर निकालता है। अभी हम लिखेंगे सभी के उत्तर। ठीक है, आ गया समझ में आपको? अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए गद्यांश में से आसान शब्द का विलोम शब्द ढूंढ के लिखिए। विलोम शब्द क्या होता है हमारा? विलोम शब्द होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, जिनका अर्थ उल्टा निकलता है, जो भी आप बोला जाता है। जैसे यहाँ पर आसान है, कई बार क्या होता है, ये आपको अपने आप भी लिखना हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि दिए गए गद्यांश में से ढूंढ करके आपको लिखना है, तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से नहीं लिखना है इसमें उत्तर। ठीक है, आप गद्यांश में से ढूंढ के लिखेंगे। तो चलिए हम ढूंढ लेते हैं गद्यांश में। देखिए हमने पढ़ा था अभी, जब उसे खाना मिलना मुश्किल हो जाता है ना, तो इसका मतलब मुश्किल क्या हुआ, कठिन, है ना। तो आसान का वैसे तो विलोम शब्द देखिए कठिन, है ना, मुश्किल, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें तो इसने बोल दिया कि गद्यांश में से ही ढूंढ करके लिखना होता है। ठीक है, तो हम गद्यांश में से ही ढूंढ करके लिखेंगे। तो जब आपने गद्यांश पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा तुरंत कि मुश्किल शब्द यहाँ पर आया है, तो आप इसको देख करके अच्छे से लिखिए, है ना। गलत बिल्कुल नहीं लिखना है आपने, क्योंकि गद्यांश में से ही देख करके लिखना है। बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हमने समझ लिया कि गद्यांश में से कैसे उत्तर ढूंढते हैं। अभी हम लिखते हैं एक एक प्रश्न का उत्तर। सबसे पहला था हमारा कि ऊँट ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है। जैसे देखिए, ऊँट ऊर्जा अपने कुबड़ में चर्बी के ढेर से
प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। बस आप एक बात का ध्यान रखिए, जैसे देखिए यहाँ पर ये प्राप्त में आधा पे आता है, लेकिन ये फ़ोन में प्रिंटिंग में मिस्टेक होती है, कंप्यूटर में थोड़ा सा ऐसे ही प्रिंट हो रहा था मेरे उसमें कंप्यूटर में। ठीक है, तो आप इसको प्राप्त को ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आधा पे लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ठीक करके लिख लेंगे। अगला हमारा प्रश्न होगा कि तेज गर्मी में भी ऊँट के शरीर का कौन सा भाग ठंडा रहता है। तो हमने अभी पढ़ा ही था गद्यांश में से कि तेज गर्मी में भी ऊँट का मस्तिष्क ठंडा रहता है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, जैसे ये जो स है ना, आधा आएगा आपका, यहाँ पर हलंत लगा दिया है। ठीक है, हलंत का मतलब भी होता है आधा अक्षर। ठीक है, तो आप इसको भी आधा स बना देंगे। तो हमने पढ़ लिया था ये गद्यांश में, आप अच्छे से लिख देंगे। मस्तिष्क को गलत नहीं लिखेंगे, ठंडा को गलत नहीं लिखेंगे, क्योंकि गद्यांश में सारा दिया हुआ है। ठीक है, गर्मी को भी बच्चे बिल्कुल गलत नहीं लिखेंगे। आप कुछ पर्सन में मिलेंगे आपको शब्द, कुछ आपको गद्यांश में मिलेंगे, बस आपको यही ध्यान रखना है, मात्राओं की गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। हमारा तीसरा प्रश्न था कि रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया ही था कि सब बच्चों को पता है ये तो वैसे भी, कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, ऊँट में आप अनुस्वार भी लगा सकते हैं और ऊँट में आप चंद्र बिंदु भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको वैसे पता होना चाहिए। ठीक है, कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, तभी आप लिख पाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि ऊँट अपने शरीर से क्या बाहर निकाल सकता है। तो हमने पढ़ ही लिया गद्यांश में कि ऊँट अपने शरीर से तरल पदार्थ बाहर निकाल सकता है। ठीक है, बस आपको एक ध्यान रखना है, जब भी आप उत्तर लिखते हैं ना, तो जब आपका उत्तर पूरा हो जाए ना, तो उसके पीछे पूर्ण विराम जरूर लगाना होता है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बिना उत्तर कंप्लीट नहीं होता। ये जो खड़ा डंडा है ना हमारा, इसको बोलते हैं हम पूर्ण विराम। ठीक है, ये पूर्ण विराम लगाते हैं जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये जरूर लगाना है, इसके बिना आपका उत्तर अच्छा नहीं लगता है, पूरा भी नहीं होता है वाक्य भी। अगर विराम चिन्हों की गलतियाँ मिलती हैं तो फिर मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि आसान शब्द का आपने विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढ करके लिखना था। तो हमने देख लिया था मुश्किल, तो आप सीधा लिख देंगे मुश्किल। ठीक है, तो ये थे गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। इस तरीके से आप गद्यांश की प्रैक्टिस करते रहेंगे। कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में से होते हैं, कुछ आपके बाहर से भी ऐसे स्टोरी कोई दे दी जाती है, कहानी का कोई अंश, और उसमें से आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप गद्यांश की तैयारी करेंगे और अच्छे अच्छे पढ़ाई करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।